इतिहास को देखें तो ये महान सभ्यताओं के बनने और उनकी शानदार कामयाबियों की कहानियों से भरा पड़ा है। लेकिन इन सभी कहानियों को एक अटल सच्चाई जुड़ती है, और वो है उनका अंत। कोई भी सभ्यता हमेशा के लिए नहीं रहती। ये एक ऐसी बात है जो हमें सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जो महान समाज थे, जो एक जमाने में इतने ताकतवर और हमेशा रहने वाले लगते थे, आखिर वो कमजोर पड़कर खत्म क्यों हो जाते हैं? ठीक है, चलिए इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। कई इतिहासकारों का मानना है कि सभ्यताएं भी बिल्कुल इंसानों की तरह ही जन्म, विकास और फिर पतन के एक तय रास्ते पर चलती हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये समझ लेना जरूरी है कि जब हम सभ्यता कहते हैं तो हमारा मतलब क्या होता है। देखिए, ये एक ऐसा जटिल समाज है जहां शहर बसते हैं, समाज में अलग अलग वर्ग होते हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और बहुत सारी सांस्कृतिक तरक्की होती है। तो इस जीवन चक्र के 5 अलग अलग पड़ाव हैं। पहला है जन्म, जब एक समाज उभरता है। फिर है विकास, जब वो फैलता है और मजबूत होता है। फिर आती है परिपक्वता, जब वो अपनी ताकत की बुलंदी पर होता है। और उसके बाद शुरू होता है पतन, और आखिर में सब कुछ ढह जाता है। मशहूर इतिहासकार आर्नोल्ड टॉइनबी ने एक बड़ी कमाल की बात कही थी। उन्होंने कहा कि सभ्यताएं चुनौतियों का सामना करके ही बड़ी बनती हैं, और जब वो नई मुश्किलों का सही से नए तरीके से जवाब नहीं दे पाती तो वो बिखर जाती हैं। मतलब, टिके रहने के लिए बदलते वक्त के साथ बदलना ही सबसे जरूरी है। चलिए अब इस विश्लेषण के बिल्कुल कोर में चलते हैं। उन अंदरूनी कमजोरियों पर नजर डालते हैं जो किसी भी सभ्यता के बाहरी तौर पर गिरने से बहुत पहले ही उसकी नींव में दरारें डालना शुरू कर देती हैं। और इसमें पहली और सबसे गहरी दरार है आर्थिक असमानता। ये एक ऐसी जबरदस्त ताकत है जो समाज की एकता को अंदर ही अंदर से खोखला कर देती है। इसका सबसे साफ उदाहरण रोमन साम्राज्य में दिखाई देता है। सोचिए, समाज 2 हिस्सों में बट गया था। एक तरफ थे अमीर जमींदार जिनके पास देश की ज्यादातर दौलत और सारी पॉलिटिकल पावर थी, और दूसरी तरफ थे छोटे किसान जिनकी जमीनें छिन गईं, उन पर भारी टैक्स लगा दिए गए और वो शहरों में जाकर मजदूरी करने को मजबूर हो गए। अब ये जो खाई थी ना, ये सिर्फ समाज में टेंशन ही नहीं पैदा कर रही थी, बल्कि ये पूरे साम्राज्य की कमर तोड़ रही थी। टैक्स देने वाले किसान ही खत्म हो रहे थे तो सरकारी खजाना भी खाली हो रहा था, और बिना पैसों के अपनी विशाल सीमाओं की रक्षा करने वाली सेना को बनाए रखना नामुमकिन हो गया था। ये एक ऐसा जाल था जिससे निकलना बहुत मुश्किल था। दूसरी गहरी दरार है राजनीतिक भ्रष्टाचार। जब राजनीतिक संस्थाएं सड़ने लगती हैं और लोगों का अपने नेताओं पर से भरोसा उठ जाता है, तो समाज एक तरह से पैरालाइज्ड हो जाता है। इसके लक्षण भी बिल्कुल साफ होते हैं। कमजोर या मारे गए शासक, अफसरशाही में फैला करप्शन, सत्ता के लिए कभी न खत्म होने वाली लड़ाइयां और शासन पर पकड़ का ढीला पड़ जाना। और जब कोई संकट आता है तो ऐसा समाज उसका सामना कर ही नहीं पाता। ये पैटर्न हमें रोमन साम्राज्य से लेकर चीन के हान राजवंश तक कई बड़े साम्राज्यों के पतन में साफ दिखाई देता है। और आखिरी अंदरूनी दरार है सामाजिक विखंडन। इसका मतलब है जब एक समाज अपने कॉमन वैल्यूज और अपनी पहचान खो देता है। वो गोंद जो समाज को जोड़कर रखता है वो कमजोर पड़ जाता है और समाज बिखरने लगता है। पता है, रोमन साम्राज्य अपने आखिरी दिनों में किसी बाहरी दुश्मन से नहीं बल्कि खुद से ही लड़ रहा था। समाज अनगिनत गुटों में बंट गया था। राजनीतिक खेमे, अमीर और गरीब के बीच की खाई, नए पुराने धर्मों के बीच झगड़े और अलग अलग नस्लों के बीच तनाव। जब कोई समाज अंदर से ही इतना टूट चुका हो तो वो बाहरी चुनौतियों का मिलकर सामना कैसे कर सकता है? और बस यही वो पल होता है जब नींव की ये दरारें पूरी इमारत को गिरा देती हैं। जब कोई सभ्यता अंदर से खोखली हो जाती है तो बाहर से आया एक छोटा सा झटका भी उसे ढहाने के लिए काफी होता है। चलिए, माया सभ्यता के रहस्यमयी पतन को एक केस स्टडी की तरह देखते हैं। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे पर्यावरण का दबाव एक जटिल समाज पर भारी पड़ सकता है। सबूत बताते हैं कि भयंकर सूखा, बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई, जमीन का बंजर हो जाना और प्राकृतिक संसाधनों का हद से ज्यादा इस्तेमाल, इन सब चीजों ने माया सभ्यता के लोगों को अपने शानदार शहर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। उनका जो खेती का जटिल सिस्टम था, जो उनकी सभ्यता का आधार था, वो जलवायु परिवर्तन का सामना नहीं कर सका। अब एक और भारी फैक्टर पर नजर डालते हैं, साम्राज्य का बोझ और जरूरत से ज्यादा फैल जाना।
कभी कभी बहुत बड़ा होना ही एक जानलेवा कमजोरी बन जाता है, क्योंकि अपनी रक्षा और शासन का खर्च संभालना मुश्किल हो जाता है। ये टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे रोमन साम्राज्य अपने ही फैलाव के बोझ तले दब गया। पहली सदी में वो अपनी ताकत के चरम पर थे। तीसरी सदी आते आते संकट और सेना का खर्च आसमान छूने लगा, और 5वीं सदी तक पश्चिमी साम्राज्य का पतन हो गया। मानव विज्ञानी जोसेफ टेंटर का एक बहुत ही प्रभावशाली सिद्धांत है। वो कहते हैं कि सभ्यताएं तब खत्म हो जाती हैं जब उनकी जटिलता को बनाए रखने का खर्च उससे मिलने वाले फायदों से ज्यादा हो जाता है। मतलब जैसे जैसे समाज ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं, वो उतने ही नाजुक भी हो जाते हैं। चलिए अब इस पूरी बातचीत को आज के दौर में लाते हैं। इतिहास की ये पैटर्न हमारी अपनी ग्लोबल सभ्यता के बारे में हमें क्या सिखा सकते हैं? देखिए, इतिहास से मिले सबक बिल्कुल साफ हैं। पर्यावरण को प्राथमिकता देना, समाज में आर्थिक बराबरी और एकता बनाए रखना, ऐसे सिस्टम बनाना जो वक्त के साथ बदल सकें, एक जवाबदेह सरकार चलाना और विकास को स्थिरता के साथ बैलेंस करना। जब हम अतीत के आईने में आज की दुनिया को देखते हैं तो समानताएं सच में चौंका देती हैं। तब का पर्यावरण पर दबाव आज क्लाइमेट चेंज बन गया है। तब की आर्थिक असमानता आज अमीर गरीब के बीच की बढ़ती खाई में दिखती है, और तब की राजनीतिक फूट आज के पोलराइजेशन में गूंज रही है। ऐसा लगता है मानो हम वही पुरानी कहानी एक नए पर्दे पर देख रहे हैं। हालांकि हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हमारी सभ्यता के पास कुछ ऐसे फायदे हैं जो पहले कभी किसी के पास नहीं थे। ग्लोबल कम्युनिकेशन, वैज्ञानिक ज्ञान और मिलकर काम करने की क्षमता, ये ऐसे हथियार हैं जो अतीत के साम्राज्यों के पास नहीं थे। तो आखिर में ये एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है, क्या हम इतिहास से सीखेंगे या फिर हम वही गलतियां दोहराने के लिए मजबूर हैं? हमारी अपनी सभ्यता का भविष्य इसी सवाल के जवाब पर निर्भर करता है।